प्रकार का बजट बजट सरप्लस। बैलेंस में लिखा है, सरकार, कॉरपोरेशन या व्यक्ति के लिए बजट सरप्लस एक निश्चित अवधि में खर्च से ज्यादा आमदनी है। खर्च से ज्यादा आमदनी शब्दों पर गौर करें। इसका मतलब अपने साधनों से कम में जीना नहीं है। परिभाषा ये नहीं कहती कि सरप्लस खर्च कम करने की वजह से उत्पन्न होता है, हालांकि ऐसा हो तो सकता है। इसका वास्तविक अर्थ है अतिरिक्त या अधिक आमदनी पर ध्यान केंद्रित करना। वित्तीय IQ 1 ज्यादा पैसे बनाना। अमीर डैडी आमदनी का आधिक्य शब्दों से प्रेम करते थे। ये अध्याय खर्च कम करने और आपके साधनों से कम में जीने के बारे में नहीं है। इसके बजाय ये तो आमदनी के आधिक्य के बारे में है। सरकार का बजट सरप्लस। बैलेंस के अनुसार सरप्लस वाली सरकार नई सरकारी योजनाएं शुरू करने या टैक्स कम करने का विकल्प चुन सकती है। इस कथन के साथ कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि जब सरकार के पास सरप्लस होता है तो ये पैसे खर्च कर देती है। सरकारी अनुबंध इस तरह काम करते हैं। अगर कोई सरकारी एजेंसी कार्यकुशल है और पैसे बचाती है तो उस एजेंसी को पुरस्कार के बजाय दंड दिया जाता है और अगले साल का उसका बजट घटा दिया जाता है। इससे बचने के लिए ज्यादातर सरकारी एजेंसियां अपने बजट का सारा पैसा खर्च कर देती हैं, भले ही इसकी जरूरत न हो। इसका मतलब है कि खर्च बढ़ते रहते हैं और बजट सरप्लस की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। दूसरे शब्दों में, सरकारी अफसरशाही बजट डेफिसिट पर चलने के लिए बनाई गई है और चाहे कोई भी दल सत्ता में रहे, टैक्स का बढ़ना तय है। डेमोक्रेटिक किस तरह बजट का प्रबंधन करते हैं? पिछले अध्याय की बात आपको याद होगी कि डेमोक्रेट टैक्स लगाने और खर्च करने से प्रेम करते हैं। डेमोक्रेट सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसी बहुत सारी सरकारी सामाजिक योजनाओं पर खर्च करने से प्रेम करते हैं। समस्या ये है, सामाजिक योजनाएं बड़ी होती जाती हैं क्योंकि वे उस समस्या को कभी नहीं सुलझा पाती हैं जिसे सुलझाने के लिए उन्हें शुरू किया गया था। इसलिए उनका बजट बढ़ा दिया जाता है और ये दुष्चक्र जारी रहता है। सरकार में द्वैमता को पुरस्कृत किया जाता है और कार्यकुशलता को दंडित किया जाता है। आगे डेमोक्रेट बजट का रेखा चित्र दिया गया है। कृपया इस चित्र पर ध्यान दें। रिपब्लिकन्स किस तरह बजट का प्रबंधन करते हैं? रिपब्लिकन्स में उधार लेने और खर्च करने की प्रवृत्ति होती है। वे कर्ज लेकर और मुद्रा छापकर धन की आपूर्ति बढ़ा देते हैं और अर्थव्यवस्था का विस्तार करना चाहते हैं। एक मायने में ये कानूनी नकली पैसों से अर्थव्यवस्था में बाढ़ लाने जैसा है। एक बार फिर ऐसा दिखता है कि अतिरिक्त पैसे के आने से आमदनी बढ़ गई है, लेकिन सच तो ये है कि टी बिल और बॉन्ड के रूप में कर्ज बढ़ गया है, जिससे अंततः सरप्लस की संभावना कम हो जाती है। मध्य वर्ग के बहुत से लोग भी ऐसा ही करते हैं जब वे अपने घर का इस्तेमाल ATM के रूप में करते हैं। जब जब डॉलर का मूल्य गिरने की वजह से उनके घर का मूल्य बढ़ता है, वे क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के लिए अपने मकान पर उधार ले लेते हैं। सरल भाषा में कहना चाहूँगा, आमदनी कम हो और कर्ज व खर्च ज्यादा हो तो सरप्लस होना असंभव है। जैसा राष्ट्रपति क्लिंटन ने बहुत वाकपटुता से कहा था, मूर्ख ये अर्थव्यवस्था है। नीचे रिपब्लिकन बजट का रेखा चित्र दिया जा रहा है। कृपया इस चित्र को ध्यान से देखें। कंपनी का बजट सरप्लस। बैलेंस में कहा गया है, सरप्लस वाला कॉरपोरेशन निवेश अधिग्रहण के जरिए व्यवसाय का विस्तार कर सकता है या अपने ही शेयर बाय बैंक करने का विकल्प चुन सकता है। व्यवसाय के विस्तार के दो तरीकों पर गौर करें, निवेश या अधिग्रहण। कोई कॉरपोरेशन विस्तार करने के लिए या तो खर्च करता है या फिर किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेता है। अगर कोई व्यवसाय निवेश या अधिग्रहण के जरिए विस्तार नहीं कर सकता तो ये अपने ही शेयरों का बाय बैंक कर सकता है। शेयरों के बाय बैंक का कई बार ये मतलब होता है कि कंपनी व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये अपने शेयर निवेशकों से खरीदने का विकल्प चुनती है। इस गतिविधि से शेयर का भाव बढ़ जाता है, जिससे बहुत से शेयर होल्डर्स खुश होते हैं, लेकिन वे ये नहीं देख पाते हैं कि कंपनी विकास नहीं कर रही है। जब मैं किसी कंपनी के बाय बैंक के बारे में सुनता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि इसके कई मतलब हो सकते हैं। शेयरों के बाय बैंक का मतलब ये हो सकता है कि कंपनी ने विस्तार करना छोड़ दिया है।
और इससे उच्चाधिकारी ये नहीं जानते कि व्यवसाय का विस्तार कैसे किया जाए। ये निवेशकों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जब शेयर का भाव बढ़ता है तो ज्यादा शेयर खरीदने के बजाय ये बेचने का समय हो सकता है। शेयरों के बाय बैक का ये मतलब भी हो सकता है कि उच्चाधिकारियों के दृष्टिकोण से कंपनी की संपत्तियों के मूल्य की तुलना में इसके शेयर का भाव बहुत कम है। अगर ये मामला है तो शेयर के भाव बढ़ने पर निवेशकों को ज्यादा शेयर खरीदने चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी व्यवसाय का बजट सरप्लस आपको कंपनी और इसके उच्चाधिकारियों के बारे में अलग अलग चीजें बता सकता है। व्यक्ति का बजट सरप्लस। बैलेंस में कहा गया है, बजट सरप्लस वाला व्यक्ति कर्ज उतारने या खर्च या निवेश बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। गौर करें, बैलेंस व्यक्तियों को 3 विकल्प प्रदान करता है। ये हैं कर्ज घटाना, ज्यादा पैसे खर्च करना या निवेश करना। जैसा हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, इतने सारे लोगों के सामने वित्तीय मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि वे खर्च और कर्ज को बढ़ाते हैं और निवेश को घटाते हैं। 2 विकल्प। जब वित्तीय IQ 3 अपने पैसे का बजट बनाना की बात आती है तो सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं, डेफिसिट या सरप्लस। कई लोग बजट डेफिसिट यानी घाटे के बजट का विकल्प चुनते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बजट सरप्लस का चुनाव करें और खर्च कम करने के बजाय आमदनी बढ़ाकर ऐसा करें। बजट डेफिसिट। मेरा अटलांटा का एक मित्र बहुत पैसे कमाता है। उसे बहुत पैसे कमाने पड़ते हैं। अगर वो बहुत पैसे कमाना छोड़ दे तो उसकी पैसों की समस्याएं उसे जिंदा निगल जाएंगी। उसने बजट डेफिसिट बनाने का विकल्प चुना है। जब भी डैन ज्यादा पैसे कमाता है तो वो या तो ज्यादा बड़ा मकान खरीद लेता है, नई कार खरीद लेता है या फिर बच्चों के साथ महंगी छुट्टियां मनाने चला जाता है। उसकी एक और बुरी आदत है, हर 10 साल बाद वो किसी युवती से शादी करके एक नई संतान पैदा करता है। डैन की उम्र बढ़ रही है लेकिन उसकी पत्नियां हमेशा एक ही उम्र की होती हैं, 25 साल की। डैन बहुत सारे पैसे कमाने और डेफिसिट यानी घाटे के माध्यम से अपनी आर्थिक समस्याओं को बदतर बनाने में माहिर है। बजट सरप्लस। दूसरा वित्तीय विकल्प बजट सरप्लस की योजना बनाना है। वित्तीय IQ 1 पैसे बनाना और वित्तीय IQ 2 अपने धन की रक्षा करने के बाद ये सीखना जरूरी है कि सरप्लस यानी आधिक्य वाला बजट कैसे बनाएं। ये वित्तीय अखंडता हासिल करने के लिए अनिवार्य है। नीचे कुछ सबक हैं जो मैंने अपने अमीर डैडी और दूसरे दौलतमंद लोगों से आधिक्य वाला बजट बनाने के बारे में सीखे हैं। बजट टिप 1, बजट सरप्लस को व्यय माने। ये सबसे अच्छे वित्तीय सबकों में से एक है जो मेरे अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे सिखाया। वित्तीय स्टेटमेंट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आपको सरप्लस को व्यय बनाना पड़ता है। बजट सरप्लस उत्पन्न करने के लिए उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह दिखता था। कृपया नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। आगे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, इतनी सारी सरकारें व्यवसाय और व्यक्ति बजट सरप्लस उत्पन्न करने में सिर्फ इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि बजट सरप्लस इस तरह दिखता है। कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। रिच डैड पुअर डैड में मैंने खुद को सबसे पहले भुगतान करने का महत्व बताया था। बजट 1 खुद को सबसे पहले भुगतान करने का उदाहरण है। बजट 2 खुद को सबसे अंत में भुगतान करने का उदाहरण है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें बचत करना चाहिए, धर्म दान देना चाहिए और निवेश करना चाहिए। समस्या ये होती है कि खर्च करने के बाद ज्यादातर लोगों के पास ये सब करने के लिए पैसा ही नहीं बचता है। इसका कारण ये है कि वे बचत करने, धर्म दान देने और निवेश करने को आखिरी प्राथमिकता मानते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसे मैं स्पष्ट करता हूँ। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आप किसी भी व्यक्ति की प्राथमिकताएं बता सकते हैं। कृपया नीचे दिए गए चित्र को देखें। दूसरे शब्दों में ज्यादातर मध्य वर्ग की वित्तीय प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता 1 ज्यादा वेतन वाली नौकरी पाना। प्राथमिकता 2 मॉर्गेज और कार की किस्त का भुगतान करना। प्राथमिकता 3 समय पर बिलों का भुगतान करना। प्राथमिकता 4 बचत करना, धर्म दान देना और निवेश करना। दूसरे शब्दों में खुद को भुगतान देना उनकी आखिरी प्राथमिकता है। सरप्लस प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप बजट सरप्लस चाहते हैं तो सरप्लस को प्राथमिकता दें।
सरप्लस को प्राथमिकता देने का सबसे अच्छा तरीका अपने खर्च की आदतों की प्राथमिकता को दोबारा तय करना है। बचत करने, धर्मदान देने और निवेश करने को कम से कम दूसरे क्रम पर रखें और उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में व्यय के रूप में सूचीबद्ध करें। कहना आसान है, करना कठिन। मैं जानता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग मेरी बातों के तर्क से सहमत होंगे कि हमें बचत करने, धर्मदान करने और निवेश करने को ज्यादा ऊंची प्राथमिकता देना चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ कि ये कहना आसान है, करना कठिन। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि किम और मैंने इस समस्या को कैसे निपटाया। हमारी शादी के बाद जल्दी ही हमारे सामने वही वित्तीय समस्याएं आईं जो बहुत से नवविवाहितों को आती हैं। हमारे खर्च आमदनी से ज्यादा थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने बेट्टी नामक बुककीपर को नियुक्त किया। बेट्टी को निर्देश दिया गया कि वो आमदनी होते ही उसका 30% सीधे व्यय के रूप में निकाल ले और उस पैसे को संपत्ति वाले कॉलम में रख दे। सरल संख्याओं का उदाहरण दें तो अगर हमें $1000 की आमदनी होती थी और हमारे खर्च $1500 थे, तो बेट्टी को $1000 का 30% लेकर उस पैसे को संपत्ति वाले कॉलम में पहुंचाना था। बचे हुए $700 से उसे व्यय के $1500 का भुगतान करना था। बेट्टी की हालत खराब हो गई। वो सोचने लगी कि हमारा दिमाग चल गया है। उसने कहा, आप ये नहीं कर सकते, आपको बिल चुकाने होंगे। वो हमारी नौकरी छोड़ने के बारे में गंभीरता से विचार करने लगी। देखिए, बेट्टी एक बेहतरीन बुक कीपर थी, लेकिन वो गरीबों की तरह बजट बनाती थी। वो हर व्यक्ति को पहले भुगतान देती थी और खुद को सबसे अंत में भुगतान देती थी। चूँकि अंत में बहुत कम बचता था या नहीं बचता था, इसलिए वो खुद को लगभग कुछ नहीं देती थी। बेट्टी अपने कर्जदारों, सरकार और बैंकरों को खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण मानती थी। बेट्टी ने हमसे काफी बहस की। उसका सारा प्रशिक्षण उसे बता रहा था कि बाकी सबको पहले भुगतान देना चाहिए। बिलों या टैक्स का भुगतान न करने के विचार से ही उसके घुटने कमजोर हो गए। मैंने आखिरकार उसे समझाया कि वो हम पर एक एहसान कर रही थी, वो हमारी मदद कर रही थी। मैंने उसे बताया कि वो एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने में हमारी मदद कर रही थी, पर्याप्त पैसा न होने की समस्या। और जैसा आप जानते हैं, समस्याएं सुलझाने के बाद हम ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। जब वो समझ गई कि वो दरअसल खर्च के जरिए आमदनी उत्पन्न कर रही थी, तो वो बजट सरप्लस बनाने की हमारी योजना पर खुशी खुशी चलने लगी। आमदनी के हर $1 में से बेट्टी 30 सेंट निकाल लेती थी और उसे बचत, धर्मदान तथा निवेश में लगा देती थी। वो जानती थी कि बचत, धर्मदान और निवेश सरप्लस बनाने के लिए आवश्यक खर्च थे। हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण खर्च। हर $1 में से जो 70 सेंट बचते थे, उनसे उसे टैक्स चुकाना था। हमारे मॉर्गेज और कार भुगतान जैसे दायित्व चुकाने थे और फिर बिजली, पानी, भोजन, कपड़े आदि के बिल चुकाने थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत लंबे अरसे तक हर महीने पैसों की तंगी रही। हालांकि हमने खुद को सबसे पहले भुगतान किया, लेकिन हम दूसरों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए। कुछ महीने तो ऐसे भी थे जब किम और मेरे पास $4000 कम पड़ गए। हम अपनी संपत्तियों से $4000 चुका सकते थे, लेकिन वो हमारा पैसा था। संपत्ति वाला कॉलम हमारा था। तनाव में आने के बजाय बेट्टी को निर्देशित किया गया कि वो हमें बताए कि हर महीने कितने $1 कम पड़ रहे हैं। फिर किम और मैं गहरी सांस लेकर कहते थे, ये वित्तीय IQ 1 ज्यादा पैसे बनाने की ओर लौटने का समय है। फिर किम और मैं तेजी से वो करने लगते थे जो भी हम ज्यादा पैसे कमाने के लिए कर सकते थे। किम की मार्केटिंग की पृष्ठभूमि थी, इसलिए वो अक्सर कंपनियों को फोन करती थी और उनकी मार्केटिंग योजनाओं पर परामर्श देने का प्रस्ताव रखती थी। उसने मॉडलिंग के काम किए और कपड़ों का एक ब्रांड बेचा। मैंने निवेश या बिक्री और मार्केटिंग क्लासेस लेने की पेशकश की। कुछ महीनों तक मैंने एक स्थानीय रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स टीमों को प्रशिक्षित किया। मैंने घर बदलने में एक परिवार की मदद करके पैसे कमाए और एक दूसरे परिवार की थोड़ी जमीन साफ करके भी आमदनी की। दूसरे शब्दों में, हमने अपने गर्व को निगला और हर वो चीज की जिससे हमें अतिरिक्त धन मिल सकता था। किसी तरह हम ये करने में कामयाब रहे और किसी तरह बेट्टी हमारे साथ बनी रही। उसने समस्या, समाधान और प्रक्रिया के संबंध में हमारी मदद की। हालांकि वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा चिंतित थी। बेट्टी ने हमारी मदद तो कर दी, लेकिन वो दुर्भाग्य से खुद की मदद करने के लिए तैयार नहीं थी।
आखिरी बार जब हमने सुना था तो वो रिटायर होने के बाद अपनी अविवाहित बेटी के साथ रह रही थी। वे खर्च आपस में बांट लेते हैं और भुगतान के लिए सोशल सिक्योरिटी से बेटी को मिलने वाली राशि का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास बजट सरप्लस नहीं है।